हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये जो लास्ट मंथ होली से लेके अभी तक का जो टाइम गया है बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेसफुल था। बहुत ही ज़्यादा हमारा जो मेंटल लेवल था ऐसा हो चुका था कि क्या करें समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे साथ हो गई है एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी। हमारी मदर अब हमारे साथ नहीं हैं और वो हमारे लिए हमेशा केयर करती थी। हमारे को मतलब डेली कॉल करके हमसे पूछती थी कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो। मतलब कि ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं हम कि उनके बिना रहना हमारे लिए ना एक एक पल भारी हो रहा है। तो आज तक मैं अभी जो वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ सिर्फ मैं अपनी मदर से रिलेटेड ही कर रही हूँ, क्योंकि उनकी बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। इतनी ज़्यादा याद आती है कि बस मन करता है रोते रहो रोते रहो, बट पता है रोने से वापस नहीं आने वाली। और फिर मेरे फादर भी हैं, वो बेचारे भी एक तरह से टूट चुके हैं बहुत ज़्यादा अंदर से। तो वही है ना कि एक अगर चला जाए और एक अकेला रह जाए तो बहुत टफ़ टाइम हो जाता है, जो कि हमारे लिए अभी तक चल रहा है। इससे हम कैसे कहाँ बाहर आएंगे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मदर फादर की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, चाचा हो, मासी हो, ताई हो, चाची हो, कोई भी मदर फादर की जगह नहीं ले सकता। जितना वो आपके लिए करते हैं कोई नहीं कर सकता, जितना वो आपके लिए सोचते हैं कोई नहीं सोच सकता। तो ऐसा ही हमारे केस में भी है। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए सब कुछ है। मम्मी तो थी ही हो गई अब, और हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मोमेंट आएगा, और ना हम इसके लिए पहले प्रिपेयर थे, क्योंकि हमारी मदर कोई बीमार नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। वह एक बिज़नेस वूमेन थी जो कि अपना बिज़नेस संभाल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो। पता नहीं वो कैसे अपनी लास्ट टाइम पे कैसे नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाई, नहीं लड़ पाई। लास्ट के जो 2-3 दिन थे, पता नहीं कितनी ज़्यादा उनको दिक्कत हो गई थी हॉस्पिटल में, समझ ही नहीं आया। एक्चुअली छोटी होली पे मैं उनसे मिलने गई थी घर, उससे रिलेटेड मैं ब्लॉग भी डाल चुकी हूँ, शायद आप लोगों ने देखा हो। और मैं वीडियो भी डालती हूँ छोटी होली पे जब मैं घर गई थी, उनसे मिली थी, कितनी खुश थी वो। उन्होंने हमारे लिए लंच वगैरह सब बनाया, हमारे साथ ही चाय पी, फिर शॉप पे गई। जब हम घर आने लगे वापस, मतलब मैं अपने ससुराल जा रही थी जो कि मसूरी से ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पे, तो कुछ नहीं था, बीमार भी नहीं थी ना, तो वो बेड पे थी, ना ही उनकी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। बस 2-3 दिन उनको फ़ीवर आ रहा था बार बार, जो कि मेडिसिन लाए थे पापा लोकल केमिस्ट से। तो वो खाने के बाद उनका फ़ीवर, जब तक वो मेडिसिन असर करती थी तब तक तो ठीक था। जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता तो वो फ़ीवर दोबारा से उनको हो जाता था। तो ये मतलब 2-3 डेज़ ऐसा ही होता रहा, 25 से लेके 27 तक। और 27 की रात शाम के टाइम उनको, शायद वो डायबिटिक थी तो उनका जो शुगर था वो बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया था, 500 क्रॉस हो गया था। तो जो मेरी सिस्टर है उसने कुछ दिल्ली में ऑनलाइन कंसल्ट करके टेस्ट करवाए थे, तो देहरादून से ही कोई आया था, टेस्ट वगैरह ले गया था मम्मी के करके। उस रिपोर्ट में आया था कि उनको इन्फेक्शन हो गया है, तो यूरिन इन्फेक्शन था, और जो उनकी शुगर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मेरी सिस्टर वो भी डर गई थी, उसने भी बोला कि पापा को आप जाओ हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा दिक्कत आ जाए। तो पापा उनको फिर मैक्स पास पड़ता है मसूरी के, तो वहीं ले गए थे। और मतलब मैक्स में भी 2 दिन तक तो वो उन्होंने एमरजेंसी में ले गए थे। एमरजेंसी में रखा उनको थोड़ी देर, पहले तो उन्होंने कहा बेड नहीं है वेट करो, फिर बाहर बैठे रहे, और बिल्कुल चल के गई थी अपने पैरों पे, ना किसी स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ी ना किसी व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ी। वहाँ गए तो उनको बेड मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उनको 28 को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। ठीक थी बिल्कुल। पापा ने कहा आईसीयू का एक तो टाइमिंग्स नहीं होते हैं, आधा आधा घंटा देते हैं पेशेंट से मिलने के लिए। तो जब पापा मॉर्निंग में 11 to 11:30 का टाइम था, तो पापा जब गए मिलने के लिए तो ठीक थी। पापा कह रहे बैठी हुई थी, मुझसे बात की, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। और उसके बाद शाम को भी जब मिलने गए तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं था कि क्या है अभी। और उसके बाद 29 को भी दिन में ठीक थी, मॉर्निंग में ठीक थी। इवनिंग में डॉक्टर ने बोल दिया था इनको थोड़ा सा कि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमें इनको छोटे वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, मे भी हो सकता है इनको बड़े वेंटिलेटर पे डालना पड़े।
और उसके बाद क्या हुआ, हम भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे 2-3 दिन के लिए होली के बाद, क्योंकि मेरे बेटे की एग्ज़ाम के बाद हॉलीडेज़ थे 10 डेज़ के, तो होली आ गई थी बीच में, तो हम इसलिए जा नहीं पाए थे। तो हमने कहा चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि 30th को उसका रिज़ल्ट था फाइनल एग्ज़ाम का, और हमें 30th तक वापस आना था। तो हम भी 27 मॉर्निंग में निकले थे। तो मैंने अपने फादर को बोला भी था कि कोई ज़्यादा दिक्कत है तो बताओ, मैं आती हूँ, मम्मी को दिखाते हैं देहरादून में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, फ़ीवर भी उतर गया है। हम भी चलो तसल्ली हुई, हम भी चले गए थे। पर लेकिन 27 की नाइट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो फ़ोन नहीं आया। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, तब उन्होंने बोला कि नहीं हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं इमरजेंसी में। तब पता चला था हमें कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद फिर बस 28 को पापा से बात हुई थी, मम्मी से बात नहीं हुई। 27 मेरी लास्ट बात हुई थी रात को 8:30 बजे के आसपास। उस दिन से लेके जितने दिन वो हॉस्पिटल रही हमारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद तो वापस ही नहीं आई। फिर मैं आपको बता रही हूँ, जब हम 29 को वापस आए, पापा ने हमें ये फ़ोन पे बता दिया था। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वेंटिलेटर एक ऐसा वर्ड है जिसे सुन के कोई भी डर सकता है। और वेंटिलेटर ऐसा होता है कि किसी के लिए भी लास्ट स्टेज होती है। अगर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत बीमारी बढ़ गई है, तब उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है। मेरी मदर के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट फिर भी हॉस्पिटल वालों ने रात को जब हम घर आ गए पापा को लेके, क्योंकि आईसीयू में वहाँ मिलने नहीं देते, और मैक्स में थोड़ा ये है वहाँ पे रहने के लिए भी स्पेस नहीं है, तो पापा को भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उन्हें 2 डेज़ कह रहे, मैंने बहुत मुश्किल से बैठ के भी निकाटे हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए भी सीटिंग जो चेयर्स थी वो भी नहीं थी। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, आप घर चलो हमारे साथ, कल मॉर्निंग में आ जाएंगे हम सब। घर आ गए, रात को खाना वाना खाया, सो गए। रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है कि उनकी हालत, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, मेरी मदर की, उन्हें बड़े वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। उस टाइम हम इतना घबरा गए थे कि हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिला कि हम उनको ये कह पाते कि चलो हम सोच के बताते हैं, किसी से कंसल्ट करते, मेरी सिस्टर से करते। हम इतना टाइम भी नहीं दिया। उन्होंने हमें इस वे में बोला, और अब हम उनके पास भी नहीं थे कि जो हम देखते कि हाँ भाई सच में उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं है। बट इन लोगों ने उनको पता नहीं किस रीज़न से वेंटिलेटर पे डाल दिया। और जब हम मॉर्निंग में, हमने उस टाइम उनको बोल दिया भाई अब क्या कर सकते हैं, अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो ठीक है। पापा को मैंने पूछा तो पापा ने कहा फिर डलवा दे, क्योंकि अगर हम उस टाइम उनको वेंटिलेटर पर नहीं डलवाते और कुछ भी हो जाता ऊपर नीचे, तो लाइफ टाइम के लिए हम अपने आप को कोसते रहते या पछताते कि हमने क्यों नहीं डलवाया। बट डलवाने के बाद भी हम आज तक अपने आप को कोस रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमने क्यों डलवाया। ना डलवाते तो शायद उनकी इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं करते ये हॉस्पिटल वाले, उनकी बॉडी की इतनी दुर्गति नहीं करते कि हमारी मम्मी को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। जैसी वो गई थी वैसी तो बिल्कुल वापस नहीं करी उन्होंने। उसके बाद जब हम मॉर्निंग में गए आईसीयू में, देखा जाके तो उनको देख के हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो पता नहीं कब से बीमार थी, और मतलब कि उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई, वेंटिलेटर पे डाल दिया इन्होंने। और अगर वहाँ के स्टाफ से पूछो तो वो बोलते हैं डॉक्टर बताएगा। जो वहाँ की नर्सें होती हैं वो कुछ नहीं बताती हैं, वो कहेंगी डॉक्टर ही बताएंगे, हमें नहीं पता। और डॉक्टर से पूछ रहे थे तो डॉक्टर बस हमें एक ही बात कह रहे थे कि इनको इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, निमोनिया है इनको, जिससे इनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमको एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर निमोनिया था तो एकदम से निमोनिया कैसे हो गया, अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम था तो घर पे क्यों नहीं हुआ कभी। ये चीज़ आज तक हमें समझ नहीं आई है, और ये चीज़ हमारे माइंड में अभी भी खटक रही है कि इन्होंने जानबूझ के वेंटिलेटर पे डाला था, या इन लोगों से कोई दवाई ऐसी चली गई है जो रिएक्ट हो गई है, जिससे उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आई, या पल्स रेट डाउन हुआ, जिससे उन्हें वेंटिलेटर पे रखा। नहीं तो उनको ज़रूरत नहीं थी वेंटिलेटर की। इन लोगों को सिर्फ अपना इंश्योरेंस के पैसे कवर करने थे, इसलिए इन्होंने हमारी मदर की सिचुएशन को इतना ख़राब कर दिया, और हमसे पैसे ऐंठने थे इनको, बस इन्होंने वही किया। और जो हमारे मिस्टर प्रेम नारायण वैश्य डॉक्टर है मेडिसिन डिपार्टमेंट के, एक नंबर का बकवास डॉक्टर है वो वहाँ का, उसे कुछ नहीं पता था। उन्हें शायद, मुझे लग रहा, समझ में ही नहीं आया कि बीमारी क्या है, उसको ट्रीट कैसे करना है। 9 दिन उन्होंने रखा है मैप्स में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था।
यहाँ तक कि ना वो शुगर उनका नॉर्मल कर पाए, ना उनका ब्लड बीपी नॉर्मल कर पाए, वहाँ डाउन ही चल रहा था। यहाँ तक कि उनको फ़ीवर जो आ रहे थे वो भी नहीं कम कर पाए, उनके फ़ीवर भी थे। जो मम्मी का मेन प्रॉब्लम हुआ था यूरिन में इन्फेक्शन, जो टेस्ट हमने करवाए थे उसमें पता चला था, तो मैक्स वालों ने उसमें कोई मतलब यूरिन इन्फेक्शन में तो ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस एक ही बात बोले जा रहे थे, निमोनिया निमोनिया निमोनिया। वो निमोनिया कहाँ से पैदा हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता। और जो उनका मेन यूरिन इन्फेक्शन था उसका ना कोई टेस्ट किया, ना ही कोई रिपोर्ट लगाई। जो हमने उनको डिस्चार्ज कराया इंद्रेश ले जाने के लिए, तो उनकी जितनी रिपोर्ट्स आई थी, टेस्ट किए थे, रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था विदाउट यूरिन रिपोर्ट। मतलब कितनी ज़्यादा देखा जाए तो कितनी बेशर्मी वाली बात है कि पेशेंट को जो मेन दिक्कत हुई उस पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले अगर ये उस पर ध्यान देते तो शायद उनका वो इन्फेक्शन कंट्रोल होता, तो शायद ये निमोनिया वाला होता ही नहीं। 9 डेज़ में उन्होंने एक बार भी आँख खोल के नहीं देखी, और जब हम उनसे पूछते थे तो बोलते थे कि नहीं, इनको हमने बेहोश करा हुआ है, क्योंकि ये जैसी होश में आती हैं ये छटपटाने लग जाती हैं। पाइप्स जो डाले हुए थे मुंह में और पता नहीं कहाँ कहाँ, ये निकालने लग जाती हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, ऐसा कोई पेशेंट करता है क्या? पागल है क्या पेशेंट, जो वो अपने पाइप्स खींचने लग जाएगा या फिर वो छटपटाएगा या उठ के भागने लग जाएगा? पागल खाने में थोड़ी ना भर्ती किया है भाई, हमने उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया है। और एक दिन उनके हाथ बांध दिए थे, मतलब हाथ बांध दिए थे। जब उनसे पूछा तो ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत हाथ पैर हिला रही थी, पाइप्स को फिर निकालने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमें इनके हाथ बांधने पड़े। उनको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था, जिस हिसाब से उनकी हालत थी वो तो ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने अधमरा कर दिया है पेशेंट को। होश में नहीं आने देते हैं ये वेंटिलेटर पे डालने के बाद। होश में इसलिए नहीं आने देते हैं ताकि घर वालों को ये पता ना चल जाए कि इनकी सिचुएशन स्टेबल हो रही है तो आप वेंटिलेटर से हटाओ। एक भी दिन वेंटिलेटर से हटाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। जब भी डॉक्टर से पूछते थे बस यही बोलते थे सिचुएशन क्रिटिकल है। कोई इम्प्रूवमेंट तो बताया ही नहीं 9 दिन में। और 80,000 पर डे का इन्होंने आईसीयू में बिल बना रहे थे। क्या मेडिकेशन चल रहा था, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि एक तो ये आईसीयू में जाने नहीं देते हैं रिलेटिव्स को, सबसे बड़ी बात। और ये जितना भी स्टाफ बिठाया होता है ना इन्होंने आईसीयू में, सारा लर्निंग स्टाफ होता है, कोई भी एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं होता है। ये मतलब आपकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये क्या से क्या कर जाएंगे। आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपके घर वाले बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, इन्हें कोई कुछ क्या कह सकता है, ये तो भगवान है। बट ये जो डॉक्टर्स हैं ना, ये भगवान नहीं है। भगवान मानने की गलती मत करना इनको, ये क्रिमिनल्स हैं, ये आपकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बस इन्होंने हमारी मदर के साथ ऐसा ही किया है। वो बेचारी ये बोल के आई अपने नेबर्स को कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, बस थोड़ा सा बुखार है, शुगर बढ़ गया है। कभी शुगर बढ़ने वाले इंसान को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हुआ है आज तक? या तो लास्ट स्टेज पे हो शुगर। वो तो अच्छी खासी चल रही हैं, होली पे, छोटी होली वाले डे पे हमसे मिली हैं, हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और वो तो जबकि मसूरी में रहती थी, मसूरी में तो बहुत ठंडा होता है, हिल स्टेशन है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ। यहाँ तक कि चलो हम तो दूर थे, पापा तो रहते थे उनके साथ हमेशा, उन्हें भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। वो तो जब उन्हें फ़ीवर हुआ, एडमिट कराया, इन लोगों ने नई नई कहानियाँ बनाई, वेंटिलेटर पे डाल दिया चार्जेस बढ़ाने के लिए। और इनको पता चल जाए इंश्योरेंस का पैसा है तो ये तो सोचते सारा पैसा हम लूट लें, उसके बाद पता नहीं दूसरा पेशेंट आएगा या नहीं आएगा, एक से तो हम लूट ही लें। तभी तो यहाँ पे मतलब इंश्योरेंस ना हो तो ये उन लोगों को बोल देते हैं बेड ही नहीं है, अगर इंश्योरेंस है तो ही लेते हैं। तो इन्होंने हमारी मदर के साथ भी सेम ऐसा ही किया। जब डेज़ हो गए तो मेरे माइंड में आया, तो मैंने भी सिस्टर को कहा जाके टीपीए में पता कर इनका बिल कितना हो गया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बिलिंग क्रॉस कर जाए। इंश्योरेंस हमारा 5 लाख का था और हमारे को मतलब कैश देने में भी प्रॉब्लम हो जाए। अभी एक बात बताइए, मेडिकल के लिए कोई 8, 10, 15, 20 लाख रुपए कैश लेके तो बैठा नहीं होता ना उसी टाइम पे कि हाँ जी इतना पैसा लगेगा और हम दे देंगे। 5 लाख भी बहुत होता है। लेकिन जब पता किया तो इन्होंने 480 का बिल पहुँचा दिया था 7-8 डेज़ तक। तो हम लोग सब टेंशन में आ गए, अब क्या करेंगे। और उसके बाद भी हमने कहा चलो कोई नहीं, हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, लोन ले लेंगे, हमें अपनी मदर को ठीक करवाना था, बचाना था जैसे भी तैसे करके। बट जो प्रेम नारायण वैश्य क्रिमिनल डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा कि अभी वेंटिलेटर में मैं 10 दिन इनको और रखूँगा।
कुछ नहीं कह सकते, 1 महीना भी लग सकता है। मतलब इनका पूरा प्लान था कि हम 15, 20, 25 लाख रुपए ऐंठ लेंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो पेशेंट है वो बच जाएगा या नहीं जाएगा। क्या पता इन्होंने कोई ऐसी दवाई दी थी कि उनकी सिचुएशन उसी टाइम इतनी ख़राब हो गई थी। और हमें वेंटिलेटर पे तो आपको पता है मरे हुए इंसान को भी ये चला देते हैं सालों साल बोल के कि ज़िंदा है। वेंटिलेटर पे तो काम ही यही है वेंटिलेटर का। मतलब इनको एक टॉय मिल गया है वेंटिलेटर, जिससे ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। जैसे बच्चों को टॉय मिल जाता है ना, वैसे इन डॉक्टर्स को भी मिल गया है। और ये इतने ज़्यादा लुटेरे हो गए हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके घर का बंदा जिए मरे, बस इन्हें पैसा चाहिए। मैक्स के तो बहुत सारे केसेस, मतलब मैंने जिसको बोला है, मेरी फ्रेंड को बोला, उसने भी केस बताया कि मेरे रिलेटिव था, उसकी डेड बॉडी तो नीली पड़ गई थी, दिया ही नहीं, दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के ली, तब पता चला इन्होंने पता नहीं गलत मेडिसिन दे दी। एक दिन हमारे सामने इन्होंने एक बंदा मतलब पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, इनकी किसी नर्स ने उसको गलत मेडिसिन दे दी, वो रिएक्ट हो गई। अगला बंदा वेंटिलेटर से निकल के बाहर आया, 2 दिन रूम में रहा, जब उसको डिस्चार्ज करने लगे तब उसको गलत मेडिसिन के चक्कर में रिएक्ट हो गई और फिर से उसको 48 आवर्स के लिए वेंटिलेटर पर डाल दिए। देखिए इनका धंधा, प्रोफेशनल धंधा बना लिया इन्होंने अपना, हॉस्पिटल्स को और वेंटिलेटर को। जिसकी तो सर्जरी है वहाँ चलो वो तो सर्जरी से कमा लेगा, जिसकी सर्जरी नहीं है वहाँ आ जाता है ये वेंटिलेटर जैसे यमदूत का नाम, जो आपके किसी भी कंडीशन में आपका जो बंदा है वापस नहीं आएगा। और बोलते हैं पता है क्या, अरे वेंटिलेटर पे रह के तो पेशेंट महीनों महीनों निकल आते हैं बाहर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम खुद लेट जाओ वेंटिलेटर पे, हम भी देखते हैं तुम कितना बाहर आते हो। और फिर ये भी कहते हैं इस पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये है वो, जो जैसे तैसे करके उनकी कहानियाँ सुन के अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमने उनको फिर जब डॉक्टर से बोला कि भैया हमारा इंश्योरेंस हो गया है, ओवर ख़त्म हो गया है, अब आप हम मतलब बताओ कि कितना टाइम लग सकता है। तो जो आईसीयू में डॉक्टर बैठे थे, महान क्रिमिनल आईसीयू के डॉक्टर, कहते हैं कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे आपको वेंटिलेटर के चार्जेस कम पड़ रहे हों। पहली बात, आपने वेंटिलेटर पे डाला ही क्यों? अब जब आपने ट्रीटमेंट आधा कर दिया है, अब आप कह रहे हैं आप अपने पेशेंट को कहीं उठा के कहीं और ले जाइए, क्योंकि हमारा काम तो ख़त्म हो गया। 6 लाख रुपए का बिल बनाया था, 5 लाख का इंश्योरेंस था, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ हमने कैश दिया, बाकी 5 लाख रुपए लिए इन्होंने, ऐंठ लिए। हमारे पेशेंट को 1% इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अब एक बार बताइए, जब वेंटिलेटर डालते हैं उसका पाइप जो है यहाँ गले तक आता है, कितनी दिक्कत होती है। अब उसको निकाला जैसे तैसे, पता नहीं कैसे निकाला होगा इन्होंने, हमें नहीं पता। और हमें बोला कि हम लेके आते हैं एम्बुलेंस तक, आप नीचे जाओ वेट करो। हम चले गए, अब इन्होंने कैसे निकाला कैसे नहीं, या उसी टाइम वो डेड हो चुकी थी, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद अब हम ले गए इनको इंद्रेश, क्योंकि हमारे पास आयुष्मान कार्ड था उनका, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इंद्रेश में लेके गए, वहाँ का डॉक्टर पूछता है कि आप इनको वहाँ मैक्स हॉस्पिटल से क्यों लेके आए हैं। ऑब्वियसली बात है, मैक्स इतना बड़ा ब्रांड है, इतने बड़े हॉस्पिटल से आप अपने पेशेंट को लेके आ रहे हैं, वो भी ऐसी मरी हुई कंडीशन में, डॉक्टर भी थोड़ा सा सोच में पड़ेगा ही ना। तो बताया, मेरी सिस्टर ले गई थी, मैं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे, तो वो ले गई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इन्हें पूछा, सारी समरी वगैरह पूछी, जहाँ समरी भी दी थी उनको, मतलब पूरा दे दिया था हमने एक दिन पहले ही। उसके बाद उनको एमरजेंसी में रखा, वहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है, बेड वेड का थोड़ा इशू था, बड़ी मुश्किल से मिला, फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे भी वेंटिलेटर पे डाल दिया उनको। बस वहाँ पे ये था कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था, शुगर थोड़ा नॉर्मल हुआ था, बीपी नॉर्मल हुआ था, जो कि मैक्स वाले नहीं कर पाए थे, और फीवर नहीं उतरा उनका। उनको भी यही था कि काफ़ी दिन हो गए थे वेंटिलेटर पे, ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके थे। डेली जाते थे हम इस होप के साथ कि आज ठीक होंगी, आज अच्छी न्यूज़ देगा डॉक्टर, आज हमें अच्छी न्यूज़ देगा, बट नहीं, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं। बस इतना बोलते थे कि हाँ ये नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, बाकी सिचुएशन तो क्रिटिकल ही बताते थे। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि हाँ भाई आपका जो पेशेंट इम्प्रूवमेंट कर रहा है या कर लेगा, बस यही कह रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और बहुत ज़्यादा टाइम तो हमें भी नहीं पता था ना, 1 साल 6 महीने 3 महीने, ये भी नहीं, चलो इतना भी लग जाता बट वो ठीक तो होती। बस यहाँ पे ये था कि जो 15 को मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, उससे 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी आइज़ खोली, होश में आई, पर हमसे बात नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं बोल पाई, वो हमें बस देख रही थी।
जैसे पता नहीं उनके मन में कितनी बातें हों, कितना कुछ हो, नहीं कह पाई वो हमसे लास्ट टाइम पे। 27 से लेके 15 तक कुछ नहीं कह पाई वो हमसे। जिस दिन वो होश में आई, वे नवरात्रे चल रहे थे, हम भी खुश हो गए कि चलो कुछ माता रानी ने गुड हमको वो दिया है, कुछ अच्छा साइन दिया है। इसलिए हम भी खुश हो गए थे कि चलो अब होश में आई हैं, आइज़ खोल ली हैं, हमें सबको देखा है, हो सकता है बात भी करेंगी। क्योंकि डॉक्टर अब जो है वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रायल्स ले रहे थे डेली मॉर्निंग इवनिंग में, बट वो थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पाई। उन्हें थोड़ा ब्रीदिंग इशू हो रहा था, तो डॉक्टर कहते थे कि हम हटाते हैं लेकिन ये थोड़ा सा सांस लेने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, इसलिए अभी पूरा नहीं हटाया था, तो वो ट्रायल ही ले रहे थे। अब जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा था अगर ऐसा ही हुआ, वेंटिलेटर पे 15 डेज़ हो गए हैं, 15 डेज़ से ज़्यादा रखो तो और इन्फेक्शन का भी डर होता है। तो उन्होंने कहा था कि फिर हम गले से एक सर्जरी कर देंगे ट्रिकॉस्मी, जिसमें उनको मुंह से पाइप हटा देंगे, उससे उनका मुंह बंद हो जाएगा तो इन्फेक्शन का डर कम होगा। और वो होता तो वेंटिलेटर जैसा ही है, और इवन उनके लंग्स में जो इन्फेक्शन था वो क्लीन करने में भी उन्हें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, बट तो उन्होंने सैटरडे को वही करना था। और जो उनका यूरिन इन्फेक्शन था वो भी काफ़ी कंट्रोल कर लिया था उन्होंने, इंद्रेश वालों ने। मैक्स वाले तो कुछ नहीं कर पाए थे, उन्होंने तो बस बिल बनाया और मीटर घुमाया और हमारे पेशेंट को, हमारी मदर को अधमरा करके बाहर निकाल दिया, ये बोल के कि आप कहीं और ले जाओ। और इंद्रेश वालों ने ये है कि जो उनका यूरिन इन्फेक्शन था, शुगर था, वो थोड़ा कंट्रोल किया। वो भी आईसीयू में क्या करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि उनके पास भी सारा लर्निंग स्टाफ रहता है। जितना भी लर्निंग स्टाफ होता है ना, ये आईसीयू में ही रखते हैं, ताकि आप वार्ड में रखोगे रूम्स में तो आप साथ में रहते हो, आप देखोगे क्या कर रहे हैं, कैसी मेडिसिन दे रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्शन उठाओगे। तो इनका भी वही था, इनका बल्कि टाइमिंग शाम का था 5 to 6, बस एक घंटा मिलने का टाइम था इनका। और 1 घंटा मिलने के लिए देते थे हमको, उसमें मतलब हम 5-6 लोग होते थे, तो 5-5 10-10 मिनट करके वो 1 घंटा भी कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। मन तो नहीं करता था मम्मी को छोड़ के आने का, बट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। और बस सैटरडे को उन्होंने करनी थी सर्जरी, लेकिन डॉक्टर जो थे सीनियर वो छुट्टी पे चले गए। संडे को वैसे ही डॉक्टर राउंड पे आता नहीं है, और मंडे को मॉर्निंग में बोला पापा को आके कि उनकी धड़कन बंद हो गई है। हमें समझ में नहीं आया भाई धड़कन कैसे बंद हो गई है, कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था। और हाँ, एक उनका टेस्ट किया था टीबी का, डेंगू मलेरिया टीबी। डेंगू मलेरिया तो नेगेटिव आया, लेकिन जो टीबी था वो पॉजिटिव आ गया, तो शायद उसी की वजह से उनका जो फीवर था वो नहीं उतर रहा था। अब हमें ये समझ नहीं आया एक तो निमोनिया कैसे हुआ उनको, लंग्स में चलो जो इन्फेक्शन था, और अब ये टीबी कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने तो कभी ना उन्हें खांसते हुए देखा है इससे, ना ही हमने कभी ऐसे उनको सांस के लिए इशू हुआ है उन्हें ब्रीथ करने में। तो ये जो इतनी सारी बीमारियाँ उन्होंने निकाली ना हॉस्पिटल वालों ने, ये हमें ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद डाली है, उनकी बॉडी में कोई वायरस डाल दिया है, छोड़ दिया है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम आ गई है। नहीं तो अच्छा खासा चलता फिरता इंसान तुम्हारे पास गया ठीक होने के लिए, और वो बेचारा वापस ही नहीं आया। मतलब ये हॉस्पिटल्स के हाल है, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं लोग वापस आ जाते हैं, पर ये गलत है। 15 डेज़ तक अगर कोई वेंटिलेटर पे तो वो वापस नहीं आता है, और अगर गलती से वापस आ भी जाए ना तो उसे और ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं या फिर नहीं बच पाते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने तो नहीं देखा है, अगर आपको किसी को पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वेंटिलेटर अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो इंद्रेश में मॉर्निंग में 15 को जब डॉक्टर ने पापा को बुलाया, और सीनियर डॉक्टर महाशय रोहित कुमार आए नहीं, क्योंकि वो तो छुट्टी पे थे, वो तो 11 बजे से पहले आएंगे नहीं, वो तो अपना मजे से लेट उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि वो तो डॉक्टर हैं, वो उनको तो किसी को सवाल जवाब देना नहीं है ना, क्योंकि हम तो पागल हैं, जो आम लोग हैं वो पागल हैं, उनको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि हम जो होते हैं ना आम पीपल्स, वो इनका कुछ नहीं कर सकते, अगर इन पे केस भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, हम इनको मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं, हम इन पे केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, अपनी जो उन्होंने डिग्री ली है मेडिकल उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। और इसलिए मैं आपके लिए साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाकी जो मेरी मदर थी, फिर 15 को पापा को जब बुलाया,
कि धड़कन बंद हो गई है। हम घर पे ब्रेकफास्ट कर चुके थे, बस घर का मॉर्निंग का जो रूटीन था वही, मतलब काम करने का वही कर रही थी मैं। मेरी सिस्टर अपना जॉब करती है, वो ऑनलाइन जॉब कर रही थी। मेरे हस्बैंड जाने की तैयारी में थे शॉप में। पापा का फ़ोन आया मेरे पास, कुछ बोल नहीं रहे थे। मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ, हेलो 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 बोलती रही, नहीं आवाज़ आई। मैंने अपनी सिस्टर को कहा तू फ़ोन कर, क्या हुआ, पापा बात नहीं कर रहे हैं। फिर मेरी सिस्टर ने जब बात की तो पापा ने कहा धड़कन बंद हो गई है। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मतलब कल संडे को मिल के आए हैं, सब कुछ ठीक था, संडे को ने बेहोश कर दिया। अच्छा खासा बंदा होश में आया, तुमने उसको बेहोश क्यों कर दिया? वो भाग रहा था वेंटिलेटर से उठ के, या तुम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ये ठीक ना हो जाए? बेहोश कर दिया जी, बोल के कि हाँ ये ना थोड़ी मतलब अनकॉन्शियस हो जाती हैं, इसलिए हमने वो बेहोश कर दिया है। हम भी क्या करें, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, हम बनते जाते हैं। हम भी बन गए बेवकूफ़, कुछ आधा मैक्स वालों ने बना दिया था, कुछ इन्होंने बना दिया, रही सही कसर ये इंद्रेश वालों ने कर दी। और उसके बाद फिर मैं वो रोने लग गई एकदम से, फ़ोन पे भाग गए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा तुम फटाफट पहले हॉस्पिटल जाओ, देखो फिर मुझे कॉल करके बताओ, मैं भी अभी आ रही हूँ। क्योंकि मेरा छोटा बेटा है 1.5 साल का, अब उसको मैं हॉस्पिटल लेके भी रोज़ रोज़ नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का डर होता है बच्चों के लिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे 5-10 मिनट मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि तू भी आ जा उसे लेके अपने बेटे को। मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो रास्ता काटना भी मुश्किल हो गया था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची, मम्मी नहीं थी, चली गई थी हमें छोड़ के। पापा से पूछा तो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने पहले बोला धड़कन नहीं आ रही है, फिर पंप वम्प किया, धड़कन वापस आ गई थी, लेकिन जो शायद उनके लंग्स थे अंदर से वो फट गए थे। काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि जो गले में उनके पाइप डाला था वहाँ पे ब्लड भर गया था, मुंह में सारा ब्लड भर गया था। तो डॉक्टर ने कहा धड़कन तो आ गई है, लेकिन जो हालत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्रिटिकल है, आप मिल लो और जिसको बुलाना है बुला लो। तो बस पापा को बोल दिया था, हम पहुंच गए। बस देखा उनको देख के उस टाइम मन कर रहा था ये जो डॉक्टर्स है ना, जिनका हॉस्पिटल है, आग लगा दो इसको। और ये जो डॉक्टर है ना, उसको तो अगर एक खून माफ़ होता ना, तो मैं तो सबसे पहले उस प्रेम नारायण वैश को गोली मारती, जिसने मेरी मदर की ऐसी हालत की थी। मतलब कि तुमने अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को वेंटिलेटर पे डाल के डेड कर दिया है। तुम्हें बीमारी समझ में नहीं आई तो तुम मना कर देते, भाई हमारे बस की नहीं है। तुम्हारी शान में फ़र्क पड़ रहा था, या तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री कोई छीन रहा था, तुम्हारे को अगर समझ में नहीं आया तो तुम हाथ खड़े कर देते। हम कौन सा तुम्हारे गले पड़ गए थे? जब बिल पूरा हुआ, इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें मिल गया, तब तुमने बोल दिया जी अपने पेशेंट को कहीं और लेके चले जाओ। क्यों भाई? आधा ट्रीटमेंट तुमने किया, दोबारा से सारे टेस्ट होंगे, दोबारा वेंटिलेटर उनके गले में पाइप डाला जाएगा। तो जब एक सुई लगती है ना हाथ में, इतना दर्द होता है, और वेंटिलेटर का पाइप आपका यहाँ गले नीचे तक डालना कितना डिफ़िकल्ट काम है। 20 दिन उन्होंने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, वीकनेस इतनी थी। और जो इन्होंने टीबी निकाल दिया, उसकी दवाई दी, पता नहीं वो दवाई रिएक्ट कर गई शायद, वो सहन नहीं कर पाई। बोलते हैं टीबी की जो दवाई होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शायद वो उस दवाई को ना, मुझे लगा ऐसा, हम सबको यही लगा कि वो नहीं झेल पाई। संडे मॉर्निंग इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, मंडे मॉर्निंग तक मतलब सब ख़त्म हो गया। हमारी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी डॉक्टर्स ने। हमारी मदर को बिल्कुल ख़त्म करके ही दम लिया इन्होंने। वेंटिलेटर पे धड़कन बंद हो गई, सोचने वाली बात है। इंद्रेश जो हॉस्पिटल है, इतना बेकार हॉस्पिटल है, इसके जो केसेस हैं ना कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, स्पेशली जो बड़ी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये इनका मेडिकल कॉलेज है, ये वहीं से पढ़ते हैं, वहीं पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबको भेज देते हैं। और जो इतना लर्नर स्टाफ होता है ना, ये सब आईसीयू में रखा जाता है, और आप आईसीयू में जाके इनसे कुछ बोल भी नहीं सकते हो, फिर बात वही हो जाती है। और जो मेन सीनियर डॉक्टर था रोहित कुमार, वो तो आए ही नहीं। अगर उनका पेशेंट क्रिटिकल है, उसने सोचा होगा अरे छोड़ो कौन जा रहा, मरना तो वैसे ही है, ऐसे ही सही है ना, क्योंकि उसके लिए तो पेशेंट है। उसे ये नहीं पता कि वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी, हमारी तो माँ थी ना वो। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने कोई भी हो उसे वेंटिलेटर पे मत डलवाइए। वेंटिलेटर पे डलने के बाद भी इंसान नहीं बचता, ना डालने के बाद ज़्यादा अच्छा है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी कम से कम। तो मेरे वीडियो के ज़रिए आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो एक तो मैक्स हॉस्पिटल मत लेके जाइए, देहरादून वालों जो लोकल है, मैक्स हॉस्पिटल तो बिल्कुल मत लेके जाओ।
और ये जो इंद्रेश हॉस्पिटल है यहाँ भी मत लेके जाओ, सबसे बढ़िया दिल्ली ले जाओ। देहरादून का मेडिकल बिल्कुल बेकार हो चुका है। आपका जो बंदा है आपको वापस नहीं मिलेगा, बॉडी देंगे बस वो, और कुछ नहीं देंगे। और उसकी इतनी हालत ख़राब होगी कि पहचान नहीं पाओगे कि आप ही का है या नहीं है। तो मतलब कि इतना ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इन डॉक्टरों ने हमारे साथ 15 दिन के अंदर अंदर 20 दिन के अंदर अंदर हमारी माँ को ख़त्म करके हमें बॉडी पकड़ा दी। और बेचारी वो सोच के भी नहीं आई होंगी कि ऐसी हालत होगी, मैं वापस ही नहीं जा पाऊँगी। समझ ही नहीं आया कि अगर इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी बीमारी तो क्यों इन्होंने रिस्क लिया, क्यों एक्सपेरिमेंट किए। ये साफ हाथ खड़े करके मना कर देते कि हमारे बस की नहीं है, आप इन्हें कहीं और ले जाओ, ये दिल्ली ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ। वो हमारा हेडेक था। गलती हमसे ये हुई जो हमने इनको वेंटिलेटर पे डाला। कभी भी बिना देखे अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे मत डलवाइए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल है, बोलिए नहीं, पहले हम देखेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे, तभी आप कुछ करना। बिना अपनी देखे मिले मत करिए ऐसे काम, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वंस, अपने डियर वंस को खो देंगे, हमारी तरह ज़िंदगी पर पछताएंगे। इसलिए ऐसा मत करिएगा। और ये जितने भी चोर लुटेरे हॉस्पिटल्स हैं इनसे तो दूर ही रहें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में छोटी मोटी, तो अपने टेस्ट वेस्ट करवा के ठीक रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान खुद रखो। हॉस्पिटल्स के चक्करों में पड़ना बहुत बहुत बेकार है। हॉस्पिटल वाले से पैसा लूटने के लिए बैठे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। छोटी मोटी बीमारी हो तो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को वजह से फ़ीवर ही हुआ था। फ़ीवर हुआ, सिर्फ इन्होंने बोल दिया कि निमोनिया है, लंग्स में इन्फेक्शन है। दूसरा डॉक्टर बोलता है इनको टीबी हो गया है। पता नहीं क्या असली बीमारी थी, क्या नहीं थी। इन्फेक्शन ब्लड में चला गया है जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हमें खुद समझ नहीं आया। तो बस हमने अपनी मदर को खो दिया इन डॉक्टर्स के चक्कर में, इन हॉस्पिटल्स के चक्कर में। और मैक्स का नाम बहुत बदनाम हो चुका है। और जो कुछ डॉक्टर्स वहाँ के बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर्स हैं, कुछ नहीं आता है उनको। तो इसलिए मैक्स के चक्करों में मत रहिएगा। और बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, और मैं क्या बोलूँ। बाकी तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मत कीजिए सब्सक्राइब, मत कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, ताकि ये हॉस्पिटल वालों, चोर हॉस्पिटलों का जो है ना सीक्रेट जो ये करते हैं, इंश्योरेंस पता चलता है, लूट लेना, फिर उसके बाद पेशेंट को ठीक भी नहीं करते और बोल देते हैं कि आप इनको ले जाइए, हमारे बस की नहीं है, या कुछ भी, आप कहीं और ले जाइए। तो उनसे बचिए। और इसलिए मेरे जो मैसेज है, ये छोटा सा जो मैंने वीडियो बनाया है, उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे चोर लुटेरे हॉस्पिटलों से दूरी बनाए रखें। अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने लव्ड वन, डियर वंस को ऐसी जगह ना लेके जाएं जहाँ पे उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस पैसा लूटा जाता है, इंश्योरेंस का हो चाहे जैसे भी हो। आयुष्मान कार्ड जब से आए हैं तब से तो और ज़्यादा बुरे हाल हो गए हैं हॉस्पिटल्स के। ट्रीटमेंट कुछ करते नहीं हैं, बस पैसा लूट लेते हैं, पेशेंट भी ठीक नहीं होता है। तो मेरा बस यही मैसेज है, अगर आपको मेरे इस वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है, हॉस्पिटल वालों का, डॉक्टर का लगता है कि काला चिट्ठा है ये, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि मेरी मदर तो जा चुकी है, उन्हें मैं वापस नहीं ला सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं चाहती हूँ जो उन्होंने पेन सहा है उसकी भरपाई तो ये हॉस्पिटल वाले करें। मेरे बस में होता तो मैं ऐसे डॉक्टर्स को सस्पेंड ही करवा देती या फिर हॉस्पिटल्स पे ताले लगा देती, बट मेरे बस में नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं आप लोग ना गुज़रें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।